ठीक है। देखो भाई, अब यहां कह रहे हैं व्हेन अ फोटोन ऑफ हाई एनर्जी, कैसा फोटोन? हाई एनर्जी। याद रखना, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन गामा रे फोटोन होता है। जब हम वेवलेंथ के साइज को छोटा करते जाएं तो सबसे सेकंड लास्ट नंबर पे एक्स रेज आती हैं जो बहुत साइज में छोटी होती हैं, और उनसे छोटी आखिरी नंबर पे आती हैं गामा रेज। तो गामा रे का जो फोटोन होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है, और जिसका साइज बहुत छोटा हो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट हाई एनर्जी फोटोन, तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं गामा फोटोन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गामा रे का फोटोन होगा, फिर लिखा हुआ है कोलाइड्स विद अ हैवी न्यूक्लियस। वो एक बहुत बड़े न्यूक्लियस से टकराएगा, वो एक बहुत बड़े न्यूक्लियस से टकराएगा। देखो, हमारे पास एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? एक बंच ऑफ न्यूट्रॉन और बताओ, बंच ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। मतलब मिसाल है, मैं जिनको कलर कर रहा हूँ वो प्रोटॉन है, जो ब्लैंक छोड़ा हूँ वो न्यूट्रॉन है। तो ये आपके पास क्या है? एक बंच ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसको बोला ये हैवी न्यूक्लियस है। हैवी का मतलब है इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन है, बहुत सारे, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हैवी होगा, लाइक 70, 80, 90 बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसा है? हैवी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है? किसी भी मटेरियल के एटम के अंदर। हमने कोई सर्टेन एलिमेंट उठाया, उस एलिमेंट के अंदर हज़ारों एटम है, और किसी भी एक एलिमेंट, मिसाल मैं खाली अगर बात करूं कार्बन की, मैं खाली बात करूं लाइक सिलिकॉन की, किसी भी एक सिंगल एलिमेंट की, तो उसके सारे एटम जितने भी हो ना, सारे एक जैसे होते हैं, और सब के एटम्स के अंदर न्यूक्लियस भी एक ही जैसे होता है। तो अगर हम किसी एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसके अंदर मौजूदा एटम को टारगेट कर रहे हैं। एटम को टारगेट करने का मतलब हम उसके अंदर मौजूदा न्यूक्लियस को टारगेट कर रहे हैं, है ना। मान लो एक एलिमेंट के ऊपर रोशनी मार रहे हैं, तो इट सिंपली मीन्स कि फोटोन जाके टकरा रहा है उस एलिमेंट से यानी न्यूक्लियस से, एटम से यानी न्यूक्लियस, तो सब उसी के अंदर मौजूद है ना। पहले बोलूँगा एलिमेंट के अंदर एटम के अंदर न्यूक्लियस, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा? एक वेरी हाई एनर्जी का क्या चीज़? फोटोन। कौन सा फोटोन है? गामा फोटोन। ये क्या करेगा? इसको हिट करेगा, टकराएगा, कोलाइड करेगा। किससे कोलाइड करेगा? एक बहुत बड़े न्यूक्लियस से। इसमें से प्रोड्यूस होंगे क्या? दो पार्टिकल, और वो पार्टिकल पेयर के अंदर होंगे। कैसे होंगे? पेयर के अंदर। अकेला पार्टिकल नहीं होगा, ट्विन पार्टिकल कहेंगे उन्हें, ट्विन पार्टिकल। वो ट्विन पार्टिकल कौन होंगे? एक होगा इलेक्ट्रॉन, यही तो मसला है। यहां से दो नए किस्म के पार्टिकल बनेंगे। एक तो बनेगा इलेक्ट्रॉन, कौन बनेगा? और एक उस इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल जुड़वा, मास में भी उसके जैसा, मतलब मास में उसके जैसा। आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मास में सेम नहीं होते। प्रोटॉन बहुत हैवी है, लेकिन यहाँ जो दो पार्टिकल बनेंगे दोनों मास में एक जैसे होंगे। एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा उसका जुड़वा होगा, उसको यहाँ नाम देंगे पॉजिट्रॉन। क्या बोलेंगे? पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉजिट्रॉन, ठीक है।
अब देखो क्या लिखा हुआ है, टकराएगा किससे? हैवी न्यूक्लियस से। कौन टकराएगा? फोटोन टकराएगा। इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त खो देगा, खत्म हो जाएगा। एंड डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का मतलब है वही बात है, टूट जाएगा या अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा है इनटू अ पेयर, इनटू अ पेयर ऑफ एंटी पार्टिकल्स, into a pair of antiparticles. One particle having negative charge called electron and other having positive charge called positron. This phenomena is known as pair production or materialization of energy. सही। अब यहाँ दो सिनेरियो हैं, एक टकराव से पहले, एक टकराव के बाद। टकराव से पहले फोटोन एग्जिस्ट कर रहा था, टकराव के बाद जब ये इतनी एनर्जी से इससे टकराया तो उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी और अब वो एनर्जी की फॉर्म में नहीं रहा, बल्कि यहाँ एक इंटरेक्शन हुआ, एक रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में यहाँ से इस हैवी न्यूक्लियस के अंदर से दो पार्टिकल शूट करके बाहर निकले। यूँ समझ लो इस हैवी न्यूक्लियस में फोटोन गया और यहाँ से बाहर आए दो पार्टिकल, दो, जी हाँ, दो पार्टिकल। एक पार्टिकल इस तरह शूट करता हुआ जाएगा, एक इस तरह शूट करता हुआ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ जाएगा, एक लेफ्टवर्ड जा रहा है दूसरा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे लेकिन वज़न में एक जैसे होंगे। अब ये एक पार्टिकल है, इसको कहेंगे ई नेगेटिव और ये होगा, यानी ये पार्टिकल बना दिए, ये डॉट बना दिए, इट मीन्स यहाँ पे दो क्रिएट हो जाएंगे क्या? पार्टिकल। देखो ये न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा लेकिन जब इसमें बहुत हैवी एनर्जी से फोटोन टकराएगा तो यहाँ एक ऐसा रिएक्शन देखा जाएगा कि वो जो एनर्जी फोटोन की थी ना वो ख़त्म हो गई और उस बहुत बड़ी एनर्जी से दो छोटे छोटे पार्टिकल नेचुरली क्रिएट हो गए। वो दो पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। अब देखो कोलिजन से पहले कौन था? एनर्जी, और कोलिजन के बाद क्या है? मैटर। कैसे मैटर? कोलिजन से पहले कौन था? फोटोन। फोटोन को कहते हैं ये क्या है? ये एनर्जी, इसका कोई मास नहीं होता, ये क्या है? एनर्जी। लेकिन इसके नतीजे में जो पैदा हुए हैं वो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, उनका मास होता है, उनका मास। उनको तराजू पे रखोगे तो तराजू का वजन बनेगा, मतलब एक बहुत माइक्रो लेवल का तराजू अगर हम कहें तो उस पर इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो उसका वजन बनेगा, लेकिन फोटोन का वजन, क्योंकि फोटोन एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या है? पार्टिकल। क्या है? मैटर है या पार्टिकल। अब देखो नेचर में होता क्या है, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं था नहीं, अपने आप से पैदा हो गया। तो आप मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स में जब हम कोई काम करते हैं हम कहते हैं यार ये स्टेप हमें अपने पास से करना पड़ेगा। हम कहते हैं अगर एक नंबर को प्लस में लेना है तो एक नंबर को माइनस में भी लेना है, एक नंबर को मल्टीप्लाई में लेना है, एक नंबर को सिमेट्री लेके चलते हैं। तो भाई नेचुरली जब एक चीज़ क्रिएट हो रही है तो अपने आप से खाली नेगेटिव नहीं आएगा, उसके साथ साथ कौन आएगा? ताकि जब चाहें वो दोनों दोबारा मिले और एक दूसरे को ख़त्म करके वापस अपनी असली हालत में आ जाए। तो एनर्जी अगर मैटर बना सकती है तो वो दोनों मैटर जब दोबारा जुड़ेंगे तो दोबारा रिवर्स बना के क्या बना लेंगे? एनर्जी बना लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि फोटोन खाली कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन बनेगा तो साथ साथ उसका ऑपोजिट पार्टिकल भी बनेगा। उस ऑपोजिट पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एंटी पार्टिकल। क्या बोलते हैं? एंटी का मतलब क्या होता है? ख़त्म कर देने वाला। जैसे अगर आपने एक वायरस बनाया तो वायरस को ख़त्म करने के लिए क्या बनाएंगे? एंटीवायरस बनाएंगे। बैक्टीरिया बनाया तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए क्या बनाएंगे? एंटी बैक्टीरिया बनाएंगे।
बायोटिक बनाया तो उसके लिए क्या बनाएंगे, एंटीबायोटिक बनाएंगे। तो पार्टिकल बनेगा तो उसका भी क्या बनेगा, एक है ये। तो जब हम बात करते हैं ना क्वांटम वर्ल्ड में, क्वांटम फिजिक्स में, तो हर एक पार्टिकल का लाजमी पाया जाता है क्या, एंटी पार्टिकल। अब इसको हम यूँ अज्यूम कर लें कि हम सबका कोई ना कोई एक हम जैसा दिखने में शक्ल से जुड़वा कहीं ना कहीं कोई एक हम अज्यूम कर लें कि कहीं ना कहीं कोई एक मौजूद होगा। यानी शामिक का एंटी शामिक, यानी शामिक और एंटी शामिक मिलेंगे तो ना शामिक रहेगा ना एंटी शामिक रहेगा। भाई जब बैक्टीरिया और एंटी बैक्टीरिया मिलते हैं तो ना बैक्टीरिया रहता है ना एंटी बैक्टीरिया, सब खत्म हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेंगे तो ना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना पॉजिट्रॉन रहेगा, दोनों ख़त्म होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी के अंदर। ये इसका ऑपोजिट प्रोसेस होगा, सही। तो बेटा फोटोन ने हिट किया न्यूक्लियस को, उस न्यूक्लियस से पैदा हुए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये दोनों दिखने में, शक्ल में, साइज में, मास में एक जैसे होंगे, लेकिन इनका जो चार्ज होगा ना ऑपोजिट होगा। एक पॉजिटिव दूसरा, ये दोनों एक साथ जब ये पैदा होंगे तो किस तरह शूट करेंगे। अगर एक फॉरवर्ड, अगर एक मिसाल के तौर पे लेफ्टवर्ड भाग रहा है तो दूसरा कहाँ जाएगा, राइटवर्ड। जहाँ ये दोनों मिल गए, जहाँ ये दोनों टकरा गए, वहाँ ये दोनों क्या हो जाएंगे, तब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सही। नाउ अब सुनो, ये तो हमने फिगर बना ली। यहाँ एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे, यहाँ पे दो एंगल बना सकते हैं, इसको थीटा कह सकते हैं, इसको आप θ1 या इसको θ2 कह लो। दो एंगल बनाए, क्या मतलब है, अगर मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन गया है 30 डिग्री से तो ये भी जाएगा 30 डिग्री से। अगर मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन ऊपर शूट करता, कितने एंगल पे शूट करता वो, तो फिर ये पॉजिट्रॉन भी शूट करता 90 डिग्री पे। अच्छा, इनके लिए और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रैवल करता है फॉरवर्ड इन टाइम। इलेक्ट्रॉन ये वो पार्टिकल है जो नेचुरली रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इसके लिए सब कुछ नॉर्मल होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे हम और तुम, हमारे लिए वक्त कैसा गुजरता है, फॉरवर्ड, आगे बढ़ता है। लेकिन जो एंटी पार्टिकल होता है ना, कौन, एंटी पार्टिकल बिल्कुल हमारे उलट चलता है। कैसे चलता है, उलट से मुराद ये है हमारा वक्त आगे गुजर रहा है ना, तो एंटी पार्टिकल का वक्त पीछे गुजर रहा होता है। मतलब क्या, पार्टिकल की उम्र 10 से 11 होगी ना, 11 से 12 होगी, वो बच्चे से बड़ा होगा, बड़े से बूढ़ा, बूढ़ा होके मर जाएगा। तो एंटी पार्टिकल उल्टा चलेगा। हाँ, बूढ़ा यानी उसकी शुरुआत ही कैसे होगी, बूढ़ा, बूढ़े से जवान, हाँ यूँ समझ लो, जवान से बच्चा, बच्चे से बिल्कुल न्यूट्रल, यानी क्या, उसकी उम्र कम होगी। क्योंकि मैंने बता दिया ये नेचर में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो इसीलिए। अच्छा, इसके ऊपर एक क्योंकि देखो ये एक हाइपोथेसिस है साइंस में ना, इसको माना जाता है और ये फिक्शन होता है, इसके ऊपर मूवीज़ बनती हैं। अब हमारे पास एक मूवी है जैसे हॉलीवुड ने बनाई, ठीक है, उस मूवी में दिखाते हैं कि एक इंसान का फ्यूचर सेल्फ, कौन, फ्यूचर सेल्फ। फ्यूचर सेल्फ क्या होता है, सोचो, आपका फ्यूचर सेल्फ, आपका फ्यूचर सेल्फ वो होगा जो बिल्कुल दिखने में आपका जैसा होगा, लेकिन वो फ्यूचर से आया होगा। कहाँ से आया होगा, वो फ्यूचर से ट्रैवल करके कहाँ पर आया है, पास्ट में। अब देखो, अपने ऊपर एक बात अज्यूम करना, आपका ये वक्त गुजरा, आज मिसाल के तौर पे आज क्या दिन है, आज मंगल है, पिछले मंगल की बात करते हैं, पिछले मंगल से इस मंगल तक एक हफ्ता गुजर गया। आप सोचो कि यार पिछले मंगल मुझसे कोई गलती हो गई थी, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ उस गलती को दुरुस्त करना,
और मुझे किसी भी सूरत में क्या करना पड़ेगा, गलती को दुरुस्त करने के लिए टाइम में ट्रैवल करना पड़ेगा, हैं? आप उस वजह को मार देना चाहते हैं जिस वजह से आपके लिए वो मसला पैदा हो रहा है। आप क्या कर सकते हैं, वाहिद हल ये है कि आपको एक हफ़्ता टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। सुनो, अब अगर किसी तरह से आपके लिए एक हफ़्ता पीछे जाना पॉसिबल हो जाता है, तो जब आप एक हफ़्ता पीछे जाएंगे ना, तो आप किससे मुलाकात करेंगे? सोचो, अपने एक हफ़्ते पिछले वाले वर्जन से, नहीं है? तो वो जो एक हफ़्ते पिछले वाला वर्जन होगा वो किससे मुलाकात करेगा? अपने फ्यूचर से आने वाले से। अब वो पास्ट वाला अगर पार्टिकल है तो फ्यूचर वाला क्या होगा? एंटी पार्टिकल। और हकीकत ये है कि ये दोनों मिल नहीं सकते। अगर ये दोनों मिलेंगे तो ये जो ख्वाब चल रही है आँख खुल जाएगी। ना तो वो पास्ट वाला रहेगा ना वो फ्यूचर वाला रहेगा, मतलब जहाँ वो दोनों मिल गए दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारे हाइपोथेसिस नज़रियात हैं। ऐसा अभी तक रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है कि हम अपने किसी ऐसे शख्स से मिले हों जो कहाँ से आया हो, फ्यूचर से आया हो। ठीक है, अब सुनो, फोटोन कन्वर्ट हो जाएगा दो पेयर ऑफ पार्टिकल में। तो मैंने बोला दोनों एक दूसरे के कैसा बिहेव करेंगे? ऑपोजिट बिहेव करेंगे। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। अब इसके पीछे की कुछ जो कंडीशंस हैं वो देखते हैं। देखो बेटा, कहते हैं सिंस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 0.511 mega electron volt, the energy of the incident photon for this pair production of antiparticle must be equal to or greater than 1.02 mega electron volt। अब ये कंडीशन है, MCQs में पूछता है। बेटा देखो, ये फोटोन है ना, इसकी एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी एनर्जी कम से कम इसके अंदर होगी ना, तो ये दो पार्टिकल पैदा करेगा, और वो दो पार्टिकल की अपनी अपनी एनर्जी कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी क्या होगी? इसकी भी क्या होगी? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन। अगर आप दोनों को जमा करेंगे तो कितनी बनेगी? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब सीधी सी बात यह है कि अगर फोटोन की एनर्जी इससे कम हुई तो ना तो इलेक्ट्रॉन बनेगा ना पॉजिट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो रेस्ट एनर्जी है, रेस्ट एनर्जी से मुराद क्या होता है? किसी पार्टिकल के एग्जिस्ट करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको। हम तुम आप एग्जिस्ट करते हैं, हमारी फिर भी कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी क्या कहलाती है? रेस्ट एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करने के लिए, पैदा होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम से कम कितनी चाहिए? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो उतनी किसको चाहिए? पॉजिट्रॉन को। तो इनका टोटल करो कितना बनेगा? 1.0। यानी अगर तो गामा रे फोटोन में इतनी एनर्जी होगी तो ही वो पैदा करेगा दो पार्टिकल। अगर इससे कम होगी तो पार्टिकल पैदा नहीं। हाँ, इससे ज़्यादा हुई तो पैदा हो जाएंगे, जबकि उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। है ये अभी प्रोड्यूस हो गए, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर फोटोन के पास एनर्जी 1.02 से कम होगी ना, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पैदा नहीं होंगे, और अगर इतनी हुई तो दोनों पैदा हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा हुई तो दोनों पैदा भी हो जाएंगे, और दोनों के पास एक्स्ट्रा एनर्जी भी होगी। सही है, ठीक है। और वो लिमिट कितनी है? 1. वजह क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पैदा होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? ये इसकी रेस्ट एनर्जी कहलाती है, और यही रेस्ट एनर्जी किसकी होनी चाहिए? पॉजिट्रॉन की होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो यहाँ अगले स्टेप में मैथमेटिकल काम कर रहे हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, E बराबर है m0c², और इसके साथ हमने लिखा हुआ है क्या आगे? E पॉजिटिव, और प्लस करो m0c², और यहाँ लिखा हुआ है E। अब बताओ क्या मतलब? देखो, ये फोटोन था, मान लो कितनी एनर्जी? 1. ये कन्वर्ट हो गया दो पार्टिकल के अंदर, पॉजिट्रॉन और देखो m0c² आपको मैंने बताया था ये रेस्ट एनर्जी कहलाती है। ये वाली रेस्ट एनर्जी कितनी होगी? 0. और ये भी कितनी होगी? तो फोटोन
जिसकी एनर्जी ई थी वो कन्वर्ट हो गया दो पार्टिकल में जिनकी अपनी अपनी रेस्ट एनर्जी कितनी है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब इसके नीचे लिखा हुआ है इफ अगर E इज ग्रेटर देन 1.02, वही वाली बात कि जो फोटोन कन्वर्ट हो रहा है अगर उसके पास 1.02 से ज़्यादा एनर्जी है तो क्या होगा। वही मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पैदा होंगे, उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, और अगर किसी के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो वो भागता है, मूव करता है। वो एनर्जी किस शक्ल में होती है, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में होती है। जिस एनर्जी से आप भागने लगो, दौड़ने लगो, वो एनर्जी क्या कहलाती है। तो देखो अब लिखा हुआ है कि अगर इफ E इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, तो ये होगा कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन होगा ना वो किस में कन्वर्ट होगा, m0c² जो कि पॉजिट्रॉन हो गया। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस m0c² इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ। देखो बहुत आसान बात है अगर समझ जाओ। एक फोटोन ख़त्म हो गया, उसने पैदा किए दो पार्टिकल। एक पार्टिकल पॉजिट्रॉन, प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। ये बताओ ये दो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जीज क्यों आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, अभी बताया मैंने, वजह बताओ क्यों आ रही हैं एक्स्ट्रा एनर्जीज। यहाँ तो नहीं आ रही थी। इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन फोटोन के पास टोटल एनर्जी कितनी है 1 जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पैदा हो जाएंगे। लेकिन इसमें उससे अब जितनी ज़्यादा होगी ना वो दोनों में तकसीम हो रहेगी। किस में, इलेक्ट्रॉन में, और दोनों की जेब में पैसा होगा, दोनों पैसा खर्च करने के लिए भागेंगे, तो दोनों के पास एक्स्ट्रा क्या आ रहेगी, काइनेटिक, है ना। तो ये काइनेटिक किसकी हो गई, पॉजिट्रॉन की। ये किसकी हो गई, ये वाली कंडीशन में, समझ गए। ठीक है, नाउ अब इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर हमारे पास एक फोटोन कन्वर्ट होगा 2m0c² में प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। और ये फॉर्मूला बेटा किस कंडीशन में होगा, अगर फोटोन की एनर्जी 1.02 से ज़्यादा है तो ये लगेगा, और अगर एग्जैक्टली 1.02 है तो ये वाले दो फैक्टर नहीं होंगे, सिर्फ E बराबर होगा 2m0c²। क्यों करा, क्योंकि दो पार्टिकल हैं, m0c² प्लस m0, दोनों जमा होगी कितने बना लेंगे, 2m0c²। सही है। हाँ, अगर फोटोन की एनर्जी 1.02 से कम हुई तो ये इक्वेशन बनेगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पैदा ही नहीं होंगे, वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। बात समझ आई। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पेयर प्रोडक्शन। एक रिव्यू क्या, देखो दोबारा से, फोटोन आया हाई एनर्जी का, कितनी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टकराया एक बहुत बड़े न्यूक्लियस से। टकराने के बाद उस न्यूक्लियस में से पैदा हुए, जनरेट हुए दो पार्टिकल। वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, एक पार्टिकल दूसरा एंटी पार्टिकल। जो पार्टिकल होगा ना वो इलेक्ट्रॉन होगा जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, और जो एंटी पार्टिकल होगा वो जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता बट जब पैदा होगा, उसका नाम क्या है, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मास में, साइज में एक जैसे होंगे, लेकिन चार्ज में ऑपोजिट और टाइम में भी ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड भरेगा, पॉजिट्रॉन बैकवर्ड में आएगा। जहाँ दोनों मिल गए दोबारा ख़त्म होगी, क्या बना लेंगे, एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की कम से कम एनर्जी कितनी होगी, 0.511। अगर इससे ज़्यादा होनी है तो फिर फोटोन की एनर्जी को भी 1.02 से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो याद रखो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पैदा होने के लिए कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए बताओ, 1. अगर 1.02 से कम हुई शामिक तो क्या पेयर प्रोडक्शन होगा। अगर 1.02 से ज़्यादा हुई तो बताओ क्या होगा। अगर 1.02 से ज़्यादा हुई
तुम्हें जेल से रिहा करवाने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए था, तुम्हें 1,10,000 रुपया दिया, तो तुम क्या करोगे? जेल से निकल के बैठे रहोगे या 10,000 रुपये से किराया वराया खर्च करके घर आ जाओगे? क्या करेगा? तुम्हारी रिहाई करवा दी 1 लाख रुपया दे के, अब जेब में कुछ पैसा ही नहीं तो जेल के बाहर बैठे रहोगे। अब घर भी तो आना है, घर आने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी का मतलब पैसा चाहिए। तो आपको 1 लाख नहीं, कितने देने पड़ेंगे? 1,10,000, 5,000। जो ऊपर पैसा आएगा वो आपकी बन जाएगी क्या? काइनेटिक एनर्जी। नहीं आएगा ना ऊपर पैसा तो आप जेल के दरवाजे में बैठे रहोगे। आज़ाद तो हो गए लेकिन बैठे वो, यानी प्रोड्यूस हो गए, आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर है बात? सही है। चलो अब क्या लिखा हुआ है ये पैराग्राफ पढ़ लो। फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन 1.02, कम हुई अगर, phenomenon of pair production is not possible. If the energy of the incident photon is greater than 0.02, then 1.02 is used to produce the pair of antiparticle and the remaining part is used as kinetic energy of both the इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे और दोनों का एक एक न्यूमेरिकल भी होगा। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो, कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा समझने में जो होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये सारी बातें कहाँ पॉसिबल होती है? क्वांटम वर्ल्ड के अंदर, जब भी हम रियल वर्ल्ड में इनकी बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, आप यूँ समझो कि आपके पास एक पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन है और एक नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों पार्टिकल हैं, ये इस तरह से स्पेस में ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं और हमने इनको अलाउ किया कि इस तरह ट्रैवल करें कि एक दूसरे से टकरा जाएं। वैसे नेगेटिव पॉजिटिव ऑलरेडी अट्रैक्ट करता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, लेकिन ये हम इनको इस डायरेक्शन में समझो मूव करवा रहे हैं कि एक तरफ से पॉजिट्रॉन आ रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जब ये दोनों यहाँ मिलेंगे तो इनमें एक तसादुम हो जाएगा, एक कोलिजन हो जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो ये दोनों वैनिश हो जाएंगे, दोनों ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे ही एक टकराव होगा तो उसके नतीजे में यहाँ से एक और यहाँ से दूसरा फोटॉन्स एमिट होंगे। कौन एमिट होंगे? फोटॉन्स। देखो, टकराव से पहले जो दो चीज़ें थीं, वो जो टकराई थीं वो मैटर था, यानी पार्टिकल थे, जो उनका कुछ मास था। वो दोनों टकराने के नतीजे में दोनों गायब हो गए, अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देंगे। और जिस इम्पैक्ट से वो टकराएंगे उस सूरत में उनका जो मैटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और उसके नतीजे में एक फोटोन नहीं मिलेगा बल्कि पेयर ऑफ फोटोन मिलेंगे। जब भी कोई प्रोडक्शन होगी ना, जब भी कोई कन्वर्जन होगी, उसके नतीजे में हमेशा पेयर ही मिलना है। जैसे फोटोन से जब प्रोडक्शन होगी पार्टिकल की तो 2 पार्टिकल मिलेंगे, इस तरह पार्टिकल से जब प्रोडक्शन होगी फोटोन की तो 1 फोटोन नहीं मिलेगा बल्कि 2 फोटोन मिलेंगे। ठीक है, और वो दोनों फोटोन इस तरह से होंगे कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक लेफ्टवर्ड जाएगा दूसरा राइटवर्ड जाएगा। अगर एक का मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दूसरे का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जिस तरह पार्टिकल और एंटी पार्टिकल हैं उस तरह मान लो ये 2 फोटॉन्स बनेंगे। लेकिन ये एंटी फोटॉन्स में इनको नहीं बोल रहा, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जब 2 पार्टिकल टकराएंगे तो उनके नतीजे में मैटर कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के अंदर। ठीक है, अब आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन की कम से कम एनर्जी कितनी होती है? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे की भी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये दोनों वैनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो ये जो 2 फोटॉन बनेंगे ना, इन फोटॉन्स की एनर्जी भी कम से कम कितनी होगी? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास कितने फोटॉन्स बनेंगे? 2। दोनों की अपनी अपनी कितनी एनर्जी होगी? 0.511 अगर आप इनको टोटल करोगे तो कितनी बनेगी? वही बनेगी। यानी और पॉजिट्रॉन जिनकी अपनी अपनी इतनी एनर्जी है, जब वो दोनों वैनिश होंगे, ख़त्म होंगे, तो वो अपनी पार्टिकल की शक्ल से एक नई शक्ल में आ जाएंगे, लेकिन एनर्जी तो वही रहेगी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0.511 है, उसके नतीजे में 1 फोटॉन बनेगा, उसकी एनर्जी भी कितनी होगी? और एक पॉजिट्रॉन के नतीजे में दूसरा फोटॉन बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ 2 पार्टिकल हैं तो 2 पार्टिकल ने 2 फोटॉन बनाए, लेकिन वो दोनों फोटॉन कितनी एनर्जी के होंगे? 0.511 0.5, ताकि दोनों का टोटल करोगे तो कितनी एनर्जी बनेगी? 1.2
0.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये प्रोसेस आपका एनिहिलेशन ऑफ मैटर कहलाता है कि जिसमें दो मैटर पार्टिकल आपस में मिल गए, टकरा गए, तो दोनों ख़त्म हो जाएंगे और दोनों के इक्विवेलेंट क्या जनरेट होगा, दो फोटॉन्स जनरेट होंगे और वो फोटॉन क्या होंगे, वो एनर्जी होगी। वो क्या होंगे, तो इसमें मैटर कन्वर्ट हुआ किसमें, एनर्जी के अंदर। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी कि आपके पास एक m0c² है, ये किसके लिए है, मान लो इलेक्ट्रॉन, और एक होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा पार्टिकल कौन होगा, m0c² और उसके ऊपर E के ऊपर आएगा प्लस। यानी पहले मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी, फिर बात कर रहा हूं पॉजिट्रॉन प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो जब दो पार्टिकल मूव करते हुए आ रहे हैं, जब दो पार्टिकल दूर से मूव करते हुए आ रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं, स्पीड से आ रहे हैं, फिर टकरा रहे हैं, तो देखो एक तो उनके अंदर अपनी एक एनर्जी है विच इज़ रेस्ट एनर्जी, लेकिन जिस एनर्जी से वो भागते हुए आ रहे हैं, जिससे वो आके टकराएंगे, वो एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। यानी आप जब दोनों को अलाउ करोगे कि वो भागें और टकराएं एक दूसरे से, तो जिस एनर्जी से वो भागेंगे, टकराएंगे, मूव करेंगे, वो कौन सी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक है और ये पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। दोनों सेम भी हो सकती हैं या कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये वाली दोनों एनर्जीज सेम होंगी। इनके नतीजे में क्या मिलेगा, इनके नतीजे में मिलेगा 2E। 2E क्यों, या 2E से मुराद है दो फोटोन, या फिर मैं उसको यूँ लिख सकता हूँ क्या, 2H, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, HV। तो यहाँ कितने फोटोन मिलेंगे, दो फोटोन मिलेंगे, तो ये टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका रिलेशन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से, मैंने इन दोनों को जमा करो, क्या बनेगा, 2m0c²। E माइनस E प्लस सिर्फ ये बताने के लिए लिखा था कि ये इलेक्ट्रॉन की है, ये पॉजिट्रॉन की है, जबकि एनर्जी दोनों में सेम होती है, तो दोनों को जमा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2m0c² प्लस इसको अलग से लिखा क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये कम ज़्यादा अलग अलग हो सकती हैं, इक्वल टू 2H। ये रिलेशन आपका किसके लिए आ रहा है, ये आपका आ रहा है एनिहिलेशन ऑफ मैटर के लिए, जिसकी लेफ्ट साइड पे आपको m0c² दिखेगा और राइट साइड पे HV दिखेगा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल कन्वर्ट हुआ है फोटोन में, जबकि पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा, पहले फोटोन होगा, पेयर प्रोडक्शन में लेफ्ट साइड पे फोटोन होगा और राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होगा, क्योंकि उसमें एनर्जी से मैटर बन रहा है। देखो यहाँ क्या है, ये मैटर है और मैटर से बन रही है एनर्जी, जबकि पेयर प्रोडक्शन क्या था, यहाँ पे आएगा E इक्वल टू 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। यहाँ एनर्जी कन्वर्ट हुई है किसमें, दो पार्टिकल्स के अंदर, दो क्यों लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। ये किसके लिए, ये रिलेशन पेयर प्रोडक्शन के लिए, जिसमें एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इसमें मैटर के अंदर, दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ एक बार पैराग्राफ को पढ़ लें, लिखा हुआ है द फिनोमिना इन विच द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिट्रॉन कंबाइन विथ ईच अदर एंड डिसअपेयर, एंड टकराएंगे और गायब हो जाएंगे, टू प्रोड्यूस टू फोटॉन्स, गामा रे, गामा रे की दो फोटोन बनाएंगे, इज कॉल्ड एनिहिलेशन ऑफ मैटर। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड द इनवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ये उसका उलट प्रोसेस है, किसका, पेयर प्रोडक्शन का। एंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, फोटोन की कितनी एनर्जी, HV इज इक्वल टू द 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दिस प्रोसेस मास, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑल आर कंजर्व। जब भी कहीं टकराव होता है, कोलिजन होता है, तो हमेशा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद अमूमन ज़्यादातर तमाम फिजिक्स के लॉज में मास, एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब
ठीक है, हमारा 17.8 एग्जाम्पल है पेयर प्रोडक्शन का, ये 9 है एनिहिलेशन ऑफ मैटर का। इसमें क्या कह रहा है भाई, डेटा क्या बनेगा इसका, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, ये लिखी वेवलेंथ, क्या लिखा है 0.004 डिग्री एंगस्ट्रॉम, इसे पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। डिग्री एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 की पावर -10 मीटर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हमारे पास वेवलेंथ कितनी है 0.004 इंटू 10 की पावर -10 मीटर इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब है जो आसपास का एरिया होता है, विसिनिटी से कहते हैं। ठीक है, एक फोटोन जिसकी वेवलेंथ है वो एक विसिनिटी में है, किसकी, हैवी न्यूक्लियस, मतलब हैवी न्यूक्लियस से आके वो टकराएगा, उसके करीब है वो, उससे आके टकराएगा तो उस न्यूक्लियस में से जनरेट होंगे दो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, ये पैदा होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, मतलब आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पॉजिट्रॉन की, दोनों की। क्या कह रहा है आगे, इफ़, ये कंडीशन है, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है, जो पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का डबल होगी, ट्वाइस होगी। मतलब पॉजिट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी, डबल होगी उसकी, ट्वाइस होगी। तो ये कंडीशन हमने यहाँ लिखी है। अच्छा, ये वाला फिर हमारा देख करना, अब इसको देख रहे हैं। अब फॉर्मूला किसका लगाना है, पेयर प्रोडक्शन का। तो पेयर प्रोडक्शन के फॉर्मूले में पहले आती है एनर्जी, यानी पहले आएगा फोटोन इक्वल टू 2m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। सही है भाई। बेटा E किसके बराबर होता है, HV। लेकिन आपको याद होगा कि एक और बात बताई थी, E बराबर HV के, और HV को मज़ीद ओपन करो तो ये बनता है HC/λ। क्योंकि गौर करो इस सवाल में गिवन दिया हुआ है HC की वैल्यू, H कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, इनका जो प्रोडक्ट है वो उसने पहले बता दिया है, आपको कांस्टेंट में दे दिया। तो HC आपको बताया हुआ है और क्या बताया हुआ है, m0 c²। तो इसका मतलब है आप इसको ओपन करें किसमें, HC/λ में। तो यहाँ क्या आएगा, H, देखो जहाँ E है वहाँ क्या आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ फोटोन, बराबर में 2m0 c²। अगर आप गौर करें आपको m0 c² भी बताया हुआ है, m0। ये HC की वैल्यू किसमें दी हुई है, HC की वैल्यू किसमें दी हुई है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वरना H और C की वैल्यू किस में होती है, जूल वगैरह या सेकंड में होती है। H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर यहाँ कहीं आपको जूल दिखाई दे रहा हो या सेकंड दिखाई दे रहा हो तो फिर वो ऐसा यूनिट है, लेकिन यहाँ पहले से क्या लिखा हुआ है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी किस में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आपको फिर अब कन्वर्जन करने की नीड नहीं है, बल्कि आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखोगे और जवाब भी किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ, अगर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होता, जूल सेकंड वगैरह के यूनिट में होता तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ नहीं करेंगे कन्वर्जन, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या रखूँगा मैं यहाँ पे, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या चीज़, 0.0511 है प्लस। अगर आप डेटा से गौर करो, आपको एक चीज़ बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का डबल है। तो इलेक्ट्रॉन वाले को तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, लेकिन आप जहाँ लिखा है पॉजिट्रॉन वहाँ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की तो वही रहेगी, लेकिन पॉजिट्रॉन वाले को मैंने 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन लिख दिया क्योंकि वो किसके बराबर था, इलेक्ट्रॉन के डबल। तो जहाँ K प्लस था वहाँ 2K माइनस आ गया इलेक्ट्रॉन वाले। इससे क्या होगा, ये दोनों जमा हो जाएंगे, ठीक है।
अब क्या होगा देखो, अच्छा HC उसने आपको बताया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अगले स्टेप में पुट कर दूंगा वरना फिर कन्फ्यूजन हो सकती है। मैं फ़िलहाल यहाँ ये लिख देता हूँ क्या, m0c²। देखो मैं अगले स्टेप में सब पुट करूँगा डायरेक्ट, ये रिलेशन बन गया आपके पास। अगले स्टेप में आओ, HC का रखोगे कितना है ये 12.4 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाय लैम्डा क्या होगा, मैंने पहले यहाँ पुट कर दिया था बट मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि सब एक साथ पुट करूँ मैं, वरना फिर मैंने इसको छोड़ दिया था इसलिए। अब देखो, अब आप इनको डिवाइड करें, इनको डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय यार होगा 3.1, इन्हें मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, इसका डबल कितना होता है 1.02, जो अभी तक हम फोटोन की एनर्जी की बात कर रहे थे। +3 के, अब क्या होगा, इसको इसमें से माइनस करा दो, ये आ रहा होगा कितना 2.08। अच्छा यहाँ से क्या करेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए 2.08 को डिवाइड कर दो 3 पे, क्या आ रहा है 0.693। यूनिट क्या होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। हमारी एक एनर्जी क्या आ रही है 0.69, 2 या 3, पहला आंसर ये वाला आ रहा है हमारा जो मैंने यहाँ लिखा था, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। और पॉजिट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन का डबल, इलेक्ट्रॉन का डबल। तो क्या करेंगे, फॉर पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के लिए क्या होगा, पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का डबल होगी, सही। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो तकरीबन आंसर आएगा 1.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन, इसमें क्या गिवन है हमारे पास, देखो क्या कह रहे हैं, पेयर एनिहिलेशन अकर ड्यू टू हेड ऑन कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का क्या हुआ, कोलिजन हुआ, टकराव हुआ, और उसके नतीजे में 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन प्रोड्यूस हुआ, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। यानी एक फोटोन जिसकी एनर्जी कितनी 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसे 2 फोटोन पैदा हुए होंगे, and then both moving in opposite directions. What will be the kinetic energy of electron and positron before the collision? टकराव से पहले, क्योंकि टकराव के लिए दोनों के अंदर काइनेटिक एनर्जी होना ज़रूरी है, जब भी तो आगे टकराएंगे तो उनके नतीजे में पैदा होंगे 2 फोटोन। वो जो फोटोन पैदा हुए हैं उनकी एक की एनर्जी कितनी है 2.5। तो E कितना लिखें, या E इक्वल टू HV कितना हो जाएगा 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, सही। अब
और क्या दिया हुआ है गिवन में, क्या है m0c², वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो दे या ना दे हमें वो चीज़ याद रखनी है। अब क्या करेंगे कि ये बताओ फॉर्मूला क्या है एनिहिलेशन ऑफ मैटर का। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में सबसे पहले क्या चीज़ आती है 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इक्वल टू 2h। अब देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का मास सेम होता है, दोनों को यकीनन एक जैसी एनर्जी दी जाएगी जिससे वो एक जैसी रफ्तार से आएंगे और टकरा जाएंगे। कम ज़्यादा हो सकती है, अगर एक में कम एक में ज़्यादा, जब भी टकराव हो सकता है, या दोनों में ज़्यादा एनर्जी हो, दोनों में सेम हो तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोलिजन हो सकता है। यहाँ या तो आप ये भी मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में दोनों में एनर्जी एक ही जैसी होगी, क्योंकि यहाँ कहीं ऐसा कुछ नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की एनर्जी इसकी डबल है या इसकी ट्रिपल है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बस क्या क्या कहा व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। किसी की एनर्जी किसी से डबल या ट्रिपल वाली कोई कंडीशन नहीं है, तो आप दोनों को एक भी अज्यूम कर सकते हैं। आप इसको यूँ लिख सकते हैं क्या, देखो 2m0c² प्लस 2k, यानी यहाँ पे आप ये कहते हैं कि आपने काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को एक जैसे ही माना है, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चांस ये है कि दोनों में एनर्जी एक जैसी हो और दोनों एक एनर्जी से आगे दूसरे टकरा जाएं, ठीक है, और ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आपने कंबाइन करके 2k कर दिया। अब आपको m0c² गिवन है, ठीक है। और क्या करेंगे, ये hv क्या होता है, hv का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन, वो कितनी है 2.5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा m0c² जो कांस्टेंट रहता है कितना प्लस 2k इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, सही। क्या हो जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करो, डबल करो, कितना 1.02। वैसे एक 2 और भी आता है डबल, अगर फुल लिखो आगे, मैं शॉर्ट लिख रहा था, डबल हो जाएगा प्लस का 2k और ये क्या बनेगा 5.0, सही है। अब यहाँ से किसको अलग करना है, किस चीज़ को, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगा 2k इक्वल टू 1, ये यही रहेगा, ये जाके उसमें से माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा 5.0 माइनस 1. 3.978, सही है भाई। यहाँ से k को अलग करो, डिवाइड बाय 2 करो, .9 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वहाँ मैंने आंसर 2 लिख दिए थे, वो 2 नहीं होंगे, वो एक ही आंसर आएगा क्योंकि एनर्जी दोनों की सेम रहेगी। ये आंसर आपका ठीक आ रहा है 1.98, आगे 9 भी आ रहा है, चाहो तो लिख दो 1.989, ठीक है, ठीक आंसर। ये 2 आंसर मैं लिखे थे, इसमें ये वाला आंसर नहीं है, हमारा लास्ट वाला आंसर एक ही आंसर आएगा खाली, और ये 1.95 नहीं है, ये है 98, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन की मिस्टेक है, पॉइंट की वैल्यू कहीं फुल कहीं हाफ लेते हैं, यानी कि कहीं अगर जितनी ज़्यादा वैल्यू लोगे उतना एक्यूरेट आंसर आता है, तो आपका ये वाला आंसर ठीक आ रहा है।
और यहाँ आपकी एक ही आंसर है, मतलब एक ही काइनेटिक एनर्जी आएगी, दो अलग अलग नहीं आएंगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एनर्जी को एक जैसा ही मान लिया है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। अगर वो इनके ऐसा बोले तो फिर आप क्या कर देंगे, ट्वाइस या थ्राइस, जिसमें पिछले वाले सवाल में किया था वैसे हो जाएगा सर।